हेलो दोस्तों आज हम प्रीफैब बिल्डिंग्स बनाने वाली जो कंपनीज हैं इस सेक्टर के बारे में बात करेंगे कि इस सेक्टर का क्या पोटेंशियल है। दोस्तों उससे पहले एक चीज़ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी आप कोई कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो उसके सेक्टर को समझिए कि उस सेक्टर में क्या पोटेंशियल है, उस सेक्टर के रिस्क को समझिए कि क्या रिस्क है उसके अंदर। क्योंकि जब भी आप अगर कोई कंपनी लेते हैं और उसकी इंडस्ट्री को नहीं समझते हैं तो आप कहीं ना कहीं आगे चल के आप फंस सकते हैं। तो अगर इंडस्ट्री में टेलविंड है कि नहीं है ये देखिए। अगर इंडस्ट्री में टेलविंड है तो ही उस सेक्टर में काम करने वाली जो कंपनीज हैं वो हाई पेस ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ दे सकती हैं। बाकी डिपेंड करेगा कंपनी के एग्जीक्यूशन पे, कंपनी के मैनेजमेंट पे। क्योंकि अगर टेलविंड ही नहीं है, अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ ही नहीं है तो उसके अंदर काम करने वाली जो कंपनीज़ हैं वो कैसे हाई पेस ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ दे सकती हैं, नहीं दे सकती हैं दोस्तों। तो चलिए प्रीफैब के बारे में बात कर लेते हैं। अभी एक्चुअली में ये 2019, 20, 21 में जो भी बिल्डिंग्स बनती थी उसमें से 3 से 5% ही सिर्फ प्रीफैब होती थी। एक्चुअली में अभी वो नंबर हो गया है 8 से 10% FY 25 में। ठीक है, जो डेवलप्ड नेशंस हैं लाइक USA, UK, यहाँ पे करीब 50% जो भी बिल्डिंग्स बनती हैं वो प्रीफैब स्ट्रक्चर पे बनती हैं। तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे ह्यूज रनवे ऑफ ग्रोथ है। काफ़ी कंपनी जो इस सेक्टर में है वो काफ़ी ग्रोथ कर सकती हैं। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज शेयर 60% है, ऑर्गेनाइज शेयर 35 से 40% है। तो यहाँ पे भी लगा लीजिए जैसे जैसे GDP ग्रोथ करेगी तो इस सेक्टर में जो भी कंपनीज ये काम करती हैं प्रीफैब में, ये काफ़ी हाई पेस ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ से ग्रो कर सकती हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्री ग्रोथ जो दिया गया है नेक्स्ट 4-5 सालों के लिए, ये दिया गया है कि 15 से 20% ये इंडस्ट्री ईजिली ग्रोथ कर सकती है। तो ये लगा लीजिए अगर इंडस्ट्री 15 से 20% ग्रोथ कर रही है तो इसके अंदर जो कंपनीज काम कर रही हैं वो 25, 30, 35% से ग्रोथ ईजिली कर सकती हैं। एक्चुअली में क्या है कि दोस्तों इसके अंदर कुछ कंपनीज़ हैं लाइक इंट्राच, ठीक है, इसके अलावा M&B इंजीनियरिंग, इसके अलावा ईपैक प्रीफैब हो गया, जिंदल बिल्डसिल हो गया, इसके अलावा टाइगर स्टील हो गया, पेनार करके है। मैं एक्चुअली 3 ही कंपनीज़ को ट्रैक करता हूँ। ये इंट्राच हो गया, इसके अलावा M&B इंजीनियरिंग, ईपैक प्रीफैब, इन्हीं को मैं ट्रैक करता हूँ। इसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों ये सेक्टर इतने हाई पेस ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ दे सकता है। एक्चुअली में डाटा सेंटर्स की कैपेसिटी आज से 2-3 साल पहले थी 900 से 950 मेगावाट। वो अभी 2027-28 तक 2500 मेगावाट के करीब हो जाएगी। तो ये लगा लीजिए 3x कैपेसिटी तो ये डेटा सेंटर्स में बढ़ गई है। ठीक है, तो ये लगा लीजिए कि इसके अलावा जो वेयर हाउसेस यहाँ पे बनने हैं, किन के लिए वेयर हाउसेस, ई-कॉमर्स के लिए, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के लिए, वहाँ पे भी लगा लीजिए कि 46,000 का बजट एलोकेट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा ये लगा लीजिए कि जो इंडिया में सेमीकंडक्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने 1-2 साल पहले मान लीजिए बजट एलोकेट किया था 76,000 का। तो ये लगा लीजिए जो इंडिया का सेमीकंडक्टर जो सेक्टर है वो भी 30% से ग्रोथ कर रहा है। और इसके अलावा ये लगा लीजिए रिन्यूएबल सेक्टर है, और जो सोलर स्ट्रक्चर आप लगवाते हो, ठीक है, ये भी सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। इसलिए और इन सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए जल्दी इनका सेटअप बन जाए, जल्दी इनका जो भी स्ट्रक्चर है जहाँ से इनका प्रोडक्शन शुरू हो, उसके लिए प्रीफैब स्ट्रक्चर ज़रूरी है। क्योंकि प्रीफैब स्ट्रक्चर में दोस्तों क्या है कि 40 से 60% टाइम बचता है और कॉस्ट बचती है। क्योंकि पहले जो RCC बिल्डिंग्स बनती थी वो करीब 1-1.5-2 साल में बनती थी। ठीक है, अगर मान लीजिए आप जल्दी अपने प्लांट का सेटअप नहीं बैठाते हैं, जो भी आप फैक्ट्री लगा रहे हैं उसका सेटअप अगर जल्दी नहीं बैठाते हैं तो ये लगा लीजिए आपको प्रोडक्शन करने में डिले होगा। और इंडस्ट्री आजकल बड़ी तेज़ी से चेंज होती है। तो इसलिए आपको चाहिए, किसी भी कंपनी को चाहिए या उसके अंदर काम करने वाली जो कंपनी से, किसी भी इंडस्ट्री में काम करने वाली जो कंपनी से, उनको चाहिए कि उनका जो सेटअप है, प्रोडक्शन सेटअप है, वो जल्दी से तैयार हो ताकि वो अपना काम शुरू करें। तो इसके लिए ये जो प्रीफैब स्ट्रक्चर जो बनते हैं ये काफ़ी कम टाइम में तैयार हो जाते हैं दोस्तों। ये तैयार कैसे होते हैं, देखिए इनकी एक फैक्ट्री होती है, वहाँ पे ये तैयार करते हैं, और जो भी एक एक्स कंपनी जिसका ये इन्होंने मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट लिया है वहाँ पे जाके ये सेटअप कर देते हैं। तो प्रोडक्शन एक जगह होता है और जो तैयार होता है वो कंपनी की, जो भी कंपनी का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है वहाँ पे जाके सेटअप ये कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये पता लग गया कि सेक्टर में 15 से 20% की ग्रोथ है और इसके अंदर जो काम करने वाली कंपनीज है वो 25, 30, 35% से ईजिली ग्रोथ कर सकती हैं।
इस सेक्टर में कुछ रिस्क है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों क्या है कि ये सेक्टर में ये सेक्टर ऑर्डर बुक पे चलता है, और ऑर्डर बुक ये लगा लीजिए कि ऑर्डर बुक ये मान लो आपको कंप्लीट करने में भी कई बार ऊपर नीचे हो सकता है, ऑर्डर मिलने में कई बार देरी हो सकती है, तो कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं रहेगी। तो कंसिस्टेंट अगर ग्रोथ नहीं रहेगी तो इनका शेयर प्राइस भी वोलेटाइल होगा, पैट भी काफ़ी ऊपर नीचे होगा। मान लीजिए इंडस्ट्री तो ग्रोथ कर रही है 20-25% से, मान लीजिए उसमें एक कंपनी है आज 150 करोड़ का रेवेन्यू पैट कर रही है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर सिर्फ वो 170 करोड़ करे और उससे अगले साल हो सकता है 250 करोड़ करे, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली लाइक कंज्यूमर बेस्ड जो सेक्टर होते हैं वहाँ पे क्या है कि कंसिस्टेंटली कंपनीज ग्रोथ करती हैं। यहाँ पे कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। मतलब ये अप्रूवल नहीं मिला जहाँ पे इनको अपना स्ट्रक्चर लगाना था, अप्रूवल मिलने में देरी, ये मान लीजिए। इसके अलावा वेदर की थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो स्टील है, और स्टील के प्राइसेस काफ़ी वोलेटाइल होते हैं। तो अगर स्टील के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं तो इनके मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आएगा और उसके कारण इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर आएगा, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कंपनी ज़्यादा मान लीजिए अपना वो बढ़ा देती हैं, कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ा देती हैं सारी कंपनीज, तो ओवर कैपेसिटी का इशू आ सकता है। तो ओवर कैपेसिटी के कारण जब भी कंपनीज बिडिंग करने जाएंगी तो कम प्राइसिंग पे करेंगी, ठीक है। तो कम प्राइसिंग के कारण मार्जिन पे असर आ सकता है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं, और काफ़ी प्लेयर्स आ गए हैं अभी भी इस मार्केट में। तो ये कुछ जो मान लीजिए रिस्क हैं, इनको आपको समझना चाहिए। तो जब आपको ये पता होगा कि किसी एक इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, ग्रोथ पोटेंशियल का आपको पता लग गया रिस्क क्या रिस्क है, तो आप मान लीजिए उसमें जो भी पैट में गिरावट आती है, रेवेन्यू में गिरावट आती है, तो घबरा के आप उसको बेचेंगे नहीं, आप उसको समझेंगे दोस्तों। तो इसमें एक नेचुरल टेलविंड है। इसमें 3 कंपनीज हैं, उन्हीं को मैं ट्रैक करता हूँ, M&B इंजीनियरिंग, ठीक है, इसके अलावा इंट्राच और इसके अलावा ईपैक, ठीक है। तीनों ही अच्छी कंपनीज हैं, तीनों अच्छा ग्रोथ दे रही हैं, ठीक है। आपको इनको स्टडी करना चाहिए। और एक और बार फिर से मैं बोलूँगा कि आप किसी भी इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को समझिए कि उसमें क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, उसका क्या रिस्क है, तो आप घबरा के बेचेंगे नहीं। क्योंकि दोस्तों आपको किसी भी टाइम पे स्टॉक में 50% करेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए, और स्टॉक को थोड़ा लंबा होल्ड करना चाहिए। क्योंकि आज ये मान लीजिए ईपैक का ही देख लीजिए या इंट्राच का देख लीजिए, ये 30, 40, 50% गिर गए। ईपैक तो मेरे ख्याल से ऊपर से आई थिंक 60% गिर गया है। तो अगर मान लीजिए आपको इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं होगा, तो आप उस इंडस्ट्री में ऑपरेट करने वाली कंपनीज़ को ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, जल्दी निकल जाएंगे, जल्दी एग्जिट कर ले जाएंगे। तो अगर आपको उस इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, उस इंडस्ट्री के रिस्क को पता होना चाहिए, ग्रोथ पोटेंशियल को पता होना चाहिए, तभी किसी कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में लीजिए। और एलोकेशन की भी हम बाद में बात करेंगे। चलिए यहीं तक था। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।